हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए अग्निवीर जीडी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आए हैं। इससे पहले के 9 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब के बारे में कुछ और पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखिए पॉइंट क्या है औरंगजेब के बारे में। पहला पॉइंट है कि इसने दिल्ली के लाल किले में क्या बनाया था? मोती मस्जिद बनवाई थी। मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद बनवाई थी। और ये मोती मस्जिद, एक दूसरी मोती मस्जिद भी है। भारत में 2 मोती मस्जिद है, एक दिल्ली के लाल किले में है जो औरंगजेब ने बनवाई थी, और एक मोती मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में, जो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब के बारे में क्या है कि इसने बीवी का मकबरा बनवाया था। बीवी का मकबरा, जिसको हम द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं, द्वितीय ताजमहल, ठीक है। तो इसको ताजमहल की बद्दी नकल भी कहते हैं, ताजमहल की बद्दी नकल। इसको बीबी के मकबरा को ताजमहल की बद्दी नकल, ठीक है। इसके बाद में ये बीबी का मकबरा है कहाँ पे? तो ये आपका औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? सॉरी, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है वर्तमान में। इसका नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर। संभाजी नगर इसका नया नाम हो गया। इसके अलावा औरंगजेब के बारे में क्या फैक्ट है कि इसकी जो सेना थी उस सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक थे। सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक, सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक रखने वाला मुगल बादशाह कौन था? वो आपका औरंगजेब ही था। इसके अलावा इसने क्या किया था कि जो सिखों के 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या करवा दी थी, ठीक है। तेग बहादुर की हत्या करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो औरंगजेब ही था। तो ये सारे पॉइंट थे औरंगजेब के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है। ये राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? तो इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, उस पुस्तक से लिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये पहली बार कब गाया गया था, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है, मुंशी प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वो भी आप लिख लीजिए साथ में ही। इनकी पहली पुस्तक है कर्मभूमि। इसके बाद रंगभूमि, रंगभूमि है, नमक का दरोगा। ये सब किसकी पुस्तकें हैं? मुंशी प्रेमचंद की हैं। इसके अलावा गबन है, गोदान है, और आपका निर्मला है, और ये सब पुस्तकें किसकी हैं? ये भी सब मुंशी प्रेमचंद की हैं, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या है? ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या है? एक अभिनव तारा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन के जो कण होते हैं, यानी जो कार्बन होता है वो लोहे में चेंज होता है, आयरन में चेंज हो जाता है। आयरन में चेंज होने के बाद क्या होता है, इसमें विस्फोट होने लगता है। विस्फोट होने के बाद में क्या होता है, ये पूरा फट जाता है। फटने के बाद में इसको क्या बोलते हैं? अभिनव तारा बोला जाता है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं सुपरनोवा, ठीक है, सुपरनोवा। ये अभिनव तारा होता है, ठीक है, बड़ा हो गया फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 जनवरी 1948 को भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे के.एम. करियप्पा, ठीक है। उसके अलावा ये बात करें 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। यदि बात करेंगे वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है, वर्तमान में थल सेना प्रमुख जो है वो कौन है? तो मनोज पांडे। यानी वर्तमान में जनरल कौन है भारत के? तो मनोज पांडे हैं, ठीक है। और बात करें सीडीएस की, तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो सीडीएस है आपके अनिल चौहान। अनिल चौहान वर्तमान में कौन है? सीडीएस। और पहले सीडीएस कौन थे? तो फर्स्ट सीडीएस थे विपिन रावत, ठीक है। ये पहले सीडीएस थे विपिन रावत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ईएमआई का विस्तारित रूप क्या है? ईएमआई का विस्तारित फुल फॉर्म क्या होती है? तो इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल कितने सालों पर आयोजित किए जाते हैं? तो वो 4 साल पर आयोजित किए जाते हैं। बात करें ओलंपिक कमेटी की, यानी आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका गठन कब हुआ था? 23 जून 1894 को गठन हुआ था इसका। ठीक है। पहली बार गेम कब खेले गए, यानी ओलंपिक खेल पहली बार कब खेले गए थे? पहली बार खेले गए थे आपके 1896 में। कहाँ पर खेले गए थे? ये एथेंस में खेले गए थे। एथेंस को यूनान भी बोला जाता है। ठीक है, यूनान भी कहा जाता है। इसके अलावा ये बात करें ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आईओसी का मतलब होता है भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, और मैंने लिख दिया है। देखिए, मैं ये आपसे पूछा है वर्तमान में आईओसी के हेड कौन है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके थॉमस बॉच। थॉमस बॉच आपके वर्तमान में कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। ठीक है। इस बात करें 2020 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो 2020 में हुए थे आपके टोक्यो जापान में। और 2024 में कहाँ होंगे? तो 2024 में यानी कि इस साल होंगे आपके पेरिस, यानी कि फ्रांस में। ठीक है, ये भी आप साथ में नोट करके रख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व के प्रथम नोबेल साहित्य के अश्वेत विजेता कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा टोनी मॉरिसन। ठीक है, नोबेल साहित्य के अश्वेत विजेता कौन थे? टोनी मॉरिसन। यदि भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में नोबेल साहित्य यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर का बारे में मुख्य कथन क्या है कि इन्होंने अपनी एक उपाधि थी, इसकी नाइटहुड की उपाधि थी, जो अंग्रेजों ने इनको दी थी। वो इन्होंने उपाधि क्या कर दिया? त्याग कर दिया था। कब त्याग किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला हत्याकांड के बाद में उन्होंने अपनी उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो वो नेता कौन थे? वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग शेयर मार्केट में, यानी कि शेयर बाजार में किया जाता है। ठीक है। अब ये बात करें शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसको पूरे को कंट्रोल करता है। इसकी बात करें सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई। इसके लिए एक्ट कब आया, इन अधिनियम कब आया? तो 1992 में आया। इस बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरपर्सन कौन है? वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है आपकी माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्णिमा क्या है? तो पूर्णिमा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। पूर्णिमा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। फिर बात करें ये कहाँ पर है? तो ये आपका तांबे महाराष्ट्र में है। तांबे कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ है? तांबे के अंतर्गत क्या कहाँ पर है? तांबे में है। और पूर्णिमा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अरब सागर में है, बंगाली खाड़ी में है, हिंद महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में? तो जो लक्षद्वीप पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। ठीक है। इस बात करें लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती इसकी राजधानी है। और बात करें प्रशांत महासागर की, तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत महासागर पड़ता है। और प्रशांत महासागर में क्या पाया जाता है? अग्नि वलय पाया जाता है, यानी रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। अग्नि वलय कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। बात करें हिंद महासागर की, तो ये इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है, अर्ध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद किसे भारत में फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया गया था? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो मानेक शॉ थे। ठीक है, मानेक शॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। इस बात करें 1971 की, तो 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था।
उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल कब चला था? 1971 में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1971 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में क्या हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यानी बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 में बना था, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी सेवा में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? ये अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 16 आपका समान अधिकार देता है सरकारी सेवा में, ठीक है। यानी कि जो रिजर्वेशन की अवधारणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 16 से मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 15 में क्या है? तो देखिए आर्टिकल 15 में आता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, यानी इन 4 पॉइंट के आधार पर राज्य क्या करेगा? किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। उसके अलावा आर्टिकल 17 में क्या है? इसमें क्या है? छुआछूत का अंत है। छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी का क्या है? अंत है इसमें, आर्टिकल 17 में। और बात करें आर्टिकल 19 में, तो इसमें क्या है? इसमें आपकी बोलने की आज़ादी है। बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? तो ये आपके आर्टिकल 19 में है। इसके अलावा प्रेस की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किसमें है? प्रेस की आज़ादी किसमें है? तो ये भी आपकी आर्टिकल 19 में पड़ती है। इसके अलावा विदेश जाने का अधिकार किसमें है? विदेश जाने का अधिकार आपका आर्टिकल 19 में पड़ता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार किसमें है? राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार भी आपका आर्टिकल 19 देता है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार, ठीक है। कौन देता है? तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रत्येक 3 वर्ष बाद कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं? कितने न्यायाधीश करते हैं? 5 न्यायाधीश आपके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसके जो प्रत्येक इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इसके 15 न्यायाधीश हैं। और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 9 वर्ष का प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। तो यदि बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पड़ता है आपका, हेडक्वार्टर पड़ता है द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? नीदरलैंड का पुराना नाम था आपका हॉलैंड, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में, कि वर्तमान में इसमें एक भारतीय न्यायाधीश है, उनका नाम क्या है? दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी इसमें भारतीय न्यायाधीश है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? देखिए इनमें से 10 कुमार चरितम रचना क्या है? कालिदास की नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास किसके दरबार में थे? ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य भी कहते थे इनको। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन रहते थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर वादन से है। यानी शिव कुमार शर्मा क्या करते थे? संतूर बजाते थे। इसके अलावा यदि बात करें सरोद वादन की, तो सरोद वादन के फेमस कलाकार कौन है? तो अमजद अली खान। अमजद अली खान किसके कलाकार हैं? तो सरोद वादन के। उसके अलावा बात करें बांसुरी की, तो बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? बांसुरी बजाते थे, ठीक है। ये बात करें शहनाई की, शहनाई का आप सबको पता है कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? यानी यदि घोड़ा अचानक चलना शुरू कर दे तो जो घोड़े का चालक होता है वो अचानक गिर जाता है, गिरने का कारण क्या होता है? तो उसके गिरने का जो कारण होता है वो क्या होता है? विश्राम जड़त्व। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। यही क्या है? यही न्यूटन का पहला नियम भी है, ठीक है। तो इस नियम के तहत ही क्या होता है? वो जो चालक होता है वो गिर जाता है। यानी यदि घोड़ा आपका इस दिशा में चल रहा है, चालक किस दिशा में गिरेगा? इसके विपरीत दिशा में गिरेगा, ठीक है। यही आपका क्या है? जड़त्व का या विश्राम जड़त्व का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकेंगे ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो देखिए अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करने का
एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये फॉर्मूला होता है आर। आर क्या है इसमें, आर रेंज यानी कि परास है, यानी कितनी दूरी तक फेंका जा सकता है। यू स्क्वायर क्या है, प्रारंभिक वेग, और थीटा तो आपको पता ही है कौन है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या रखी जाए कि आर की वैल्यू हमें अधिक से अधिकतम मिले। तो देखिए साइन थीटा यानी साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और साइन के रूप में एक साइन की अधिकतम वैल्यू होती है, यानी साइन की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, आपको एक से अधिक वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी हमें यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे हमें एक चाहिए, एक चाहिए। एक कब मिल सकता है हमें, जब हमारा थीटा कितना हो, थीटा यहाँ पे पूरा 90 बन जाए। तो 90 कैसे बनेगा, क्योंकि दो तो पहले से दे रखा है, और थीटा यहाँ पे कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो 45 तो नहीं 90, तभी तो 90 बनेगा। इसका मतलब हमारा थीटा कितना होना चाहिए अधिकतम, हमारा थीटा होना चाहिए 45। यानी आपको अधिकतम रेंज पे फेंकना है किसी वस्तु को, तो थीटा कितना रखना पड़ेगा, तो थीटा आपको 45 रखना पड़ेगा। 45 डिग्री पे फेंकोगे, तो जो भाला फेंकते हैं लोग, वो कितने डिग्री पे फेंकते हैं, तो 45 डिग्री पे फेंकते हैं, जिससे उनका भाला अधिकतम दूरी पर जाकर गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक इसका सीधा प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये किसका प्रयोग करते हैं, पास्कल के नियम का प्रयोग करते हैं। तो जो आपके ऑटोमेटिक वाहन होते हैं उनमें जो ब्रेक आ रहे हैं, यानी जो आपकी नई नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें जो ब्रेक आ रहे हैं वो किस नियम पर आधारित है, आपके पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप पर क्या होता है, कि परम शून्य ताप एक ऐसा ताप होता है इस पर क्या होता है, जो अणु होते हैं उनकी गति क्या होती है, एकदम रुक जाती है। यानी परम शून्य ताप पर अणुओं की गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही। परम शून्य ताप क्या होता है, तो जीरो केल्विन को हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। जीरो केल्विन कितने के बराबर होता है, तो माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है जीरो केल्विन। ठीक है, तो जीरो केल्विन ही क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप क्या होता है कि परम शून्य ताप पर अणुओं की गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। नेक्स्ट देखिए, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के लिए रंग की धीमी सही कांच में से गुजरने पर प्रकाश के लिए रंग की गति धीमी होती है। तो किस रंग की गति धीमी हो जाती है प्रकाश में से गुजरने पर, वो रंग हो जाएगा आपका बैंगनी। और अधिक किसकी होती है, तो वो आप हो जाएगी आपकी लाल। लाल रंग की जो गति होती है वो अधिक हो जाती है, और बैंगनी रंग की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है आपका, सोडियम सिलिकेट। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इन बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3। Na2SiO3 ये क्या होता है, सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस है, आर्गन, नियोन और रेडॉन। ये तीनों की तीनों गैस क्या है, आदर्श गैस है, इनको नोबल गैस भी कहा जाता है, और ये गैस है किसी दूसरी गैस के साथ रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए आखिरी गैस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी किसकी बनी होती है, तो पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट की और पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की, यानी दोनों से मिलकर क्या बनी होती है, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो पीवीसी की और क्या क्या चीज बनी होती है, तो जो सीट कवर होते हैं, सीट कवर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो पीवीसी के बने होते हैं। और जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं वो भी सब किसके बने होते हैं, तो पीवीसी के ही बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है, आग बुझाने में, कपड़ों की छपाई में, आग जलाने में, या फिर ए और बी दोनों में। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में। आग बुझाने में और कपड़ों की छपाई में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट की यदि हम रासायनिक सूत्र की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है Al2SO4 की पावर 3। इसको बोलते हैं Al2SO4 की पावर होल, SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस बोला जाता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो मोह स्केल का जो उपयोग किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है, तो वो पत्थर की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए पत्थर की कठोरता मापने के लिए मोह स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें देखिए अम्लता और क्षारता नापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, तो पीएच स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है,
अम्लता और क्षारकता मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। यदि पीएच स्केल का मान 7 से कम है, कितना है 7 से कम, तो वो क्या होगा अम्ल होगा, और 7 से अधिक है तो वो क्या होगा आपका क्षार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिक इकाई है क्या है, जीन, डीएनए, गुणसूत्र या हिस्टोन। तो आनुवंशिक इकाई कितनी क्या है, जीन है आपकी आनुवंशिक इकाई। यदि बात करें गुणसूत्र की, तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में 40 गुणसूत्र होते हैं, या फिर 23 जोड़े भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, 23 जोड़े या फिर 40 गुणसूत्र। नेक्स्ट देखिए, डीपीटी का टीका किस रोग से रक्षा हेतु लगाया जाता है। तो देखिए डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। ये 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। ये रोग कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया एक तो, पर्टुसिस मतलब काली खांसी, और टी मतलब टेटनस। ये तीनों रोगों के लिए क्या होता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, टीवी रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं। तो टीवी रिमोट में कौन सी तरंगें होती है, इंफ्रारेड तरंगें आपके टीवी रिमोट में प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता किया जाता है। तो लीवर में संचित होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए आपका लीवर में संचित होता है। इस बात करें इनके रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का नाम है फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक नाम है किसका, विटामिन के का। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे फंक। विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है। तो पौधे के तना भाग से क्या होता है, जूट का प्रयोग, जूट प्राप्त किया जाता है। यदि बात करें जूट भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमती है। तो देखिए ये मान लीजिए आपकी क्या है, घड़ी है, यहाँ 12 बजे हैं, और ये आपका 6 होता है, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए घंटे वाली जो सुई है वो यहाँ से घूमना शुरू करती है, और इस तरह से घूमते घूमते लौट के कहाँ आती है, 12 घंटे बाद इसी के ऊपर आ जाती है। तो ये कितने अंश का कोण घूम जाएगी, इसका मतलब एक चक्कर पूरा लग जाएगा। एक चक्कर पूरा लगने में कितने अंश का घूम जाएगी, ये पूरा गोला कितने अंश का होता है, तो ये आपका 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब 12 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, तो 360 डिग्री घूम जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मजदूर का संबंध मजदूरी से है, तो उद्यमी का संबंध किससे होगा। देखिए उद्यमी को क्या प्राप्त होता है, तो आपको उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। मजदूर को क्या प्राप्त होता है, मजदूरी, तो उद्यमी को क्या प्राप्त होता है, तो लाभ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है किससे, क्यू से, लेकिन आर से छोटा है। पी क्यू बड़ा है क्यू से, लेकिन आर से छोटा है, आर कहाँ आ जाएगा ऊपर, यानी पी क्यू से बड़ा है और आर से छोटा है। हमने बढ़ने का क्रम लिखा है वो इस क्रम में लिखा है, यानी सबसे छोटा नीचे, फिर बीच में, फिर आगे। ठीक है, अब कह रहा है यदि पी की आय को हम बी से दर्शाते हैं, यानी पी किसे दर्शाते हैं, बी से, और क्यू दर्शाते हैं सी से, और आर दर्शाते हैं ए से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संबंध आपका सत्य है। तो देखिए बी किस में आया है, बीच में आया है, तो देखिए इनमें ऑप्शन में किस में बी है, बीच में किस में है, तो इसी ऑप्शन में बी बीच में है। इसका मतलब आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मेज पर ए बी सी डी 5 पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है, तो हम क्रम बना लेते हैं इस तरह में, इस क्रम में रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। देखिए सी किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर है, जो सी है वो डी के ऊपर है। उसके बाद ई डी से नीचे है, यानी ई कहाँ जाएगी, यहाँ पे डी से नीचे है, डी ए के ऊपर है, डी किसके ऊपर है, ए के ऊपर, तो ए कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे, और बी जो है वो ई के नीचे है, तो बी कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर, इस क्रम में आप पुस्तकें क्या है आपकी रखी हुई है। आपको बताएंगे सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे ऊपर कौन सी आपकी सी पुस्तक है सबसे ऊपर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द भिन्न है, इनमें से आपको चारों में से भिन्न बताना है, भिन्न कौन सा हुआ, चाकू, कैंची, ब्लेड या फिर हथौड़ा। देखिए चाकू भी काटने काम आता है, कैंची भी काटने का, ब्लेड भी काटने काम आता है, लेकिन हथौड़ा काटने काम नहीं आता, हथौड़ा तोड़ने काम आता है। जो हथौड़ी होती है वो तोड़ने के काम आती है, तो यही क्या हो जाएगा आपका भिन्न आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? वो 0 होती है, सभी को पता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो आपकी 1 होती है। फिर आपसे पूछा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो 2 होती है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है ये, इसका मान बताइए। तो इसका मान कैसे निकालते हैं? जो बार वाली संख्या होती है उसका मान कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे आपका ये लिखा हुआ है 0.576 के ऊपर बार। बार कितने के ऊपर है? सिर्फ 6 के ऊपर बार है। इसको हम चेंज कैसे करते हैं? देखिए, जितना संख्या लिखिए उतनी संख्या लिख लीजिए, यानी 5, यहाँ लिख देते हैं 576। ठीक है, अब कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है? 1 2 के ऊपर बार नहीं है, तो जितने को बार नहीं है उतने को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। बटे में कितने अंकों के ऊपर बार था? तो 6 के ऊपर बार था, यानी 1 अंक के ऊपर बार था, तो 1 9 लगा लीजिए। जितने के ऊपर बार नहीं उतने क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। क्लियर? अब 576 में 57 घटाएंगे, कितना बचेगा? आपका 19 बचेगा। बटे में कितना जाएगा? 900। तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा? 19/900, सॉरी 519/900। क्योंकि 576 में 57 हटाएंगे, 519 बचेगा, 519/900। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ए की पावर 0 किसके बराबर होती है? कि किसी की भी घात क्या हो? 0 हो, तो वो किसके बराबर होती है? उसकी वैल्यू होती है 1। इसका राइट आंसर कितना जाएगा? 1। मान लीजिए 100 की पावर भी क्या है? 0 है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 आएगा। यानी यदि किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है? 1 ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक n बहुभुज के कोणों का योग क्या होता है? तो n बहुभुज के कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180। एक कोणों के योग निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 36, उसकी भुजा कितनी होती है? ठीक है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी ए का स्क्वायर। ये हमने क्या मान लिया? इसकी भुजा मान ली। तो ए का वर्ग कितना है? दे रखा है 36। ए बराबर क्या आ जाएगा? 36 का वर्गमूल, यानी कि 6। हमारी भुजा कितनी मिल जाएगी आपको? 6 मीटर की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका मान 1/√3 होता है? देखिए, cos 60 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और tan 30 का मान भी कितना होता है? 1/√3 होता है। लेकिन sec 45 का मान 1/√3 नहीं होता है। कितना होता है sec 45 का मान? तो इसका मान होता है आपका √2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्या है? सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, पहले भाग करेंगे, फिर आपका प्लस हो जाएगा। देखिए, 1/2 में भाग कर रहे हैं 2/3 का, तो भाग करने का मतलब होता है उल्टा करके गुणा कर दीजिए, यानी कि 3/2 से गुणा कर दीजिए, प्लस आपका 1 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 बटे में 4, ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस के 1। जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 25, 40 और 60 का लघुत्तम समानुपात बताइए। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, इस बार फिर बता देता हूँ कि जो लासापा होता है वह छोटी छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से कट जाए। यानी 25, 40 और 60 से कटने वाली वो छोटी छोटी संख्या बताइए कौन सी है। देखिए, क्या 150 से कटता है? तो आप कहेंगे नहीं करता। 340 से कटता है? 340 से भी नहीं करता। और 450 से कटेगा? तो ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचेगा जो आपका तीनों संख्याओं से कटेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% 150 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, हमने मान लिया कि जो क्वेश्चन मार्क है हमने x मान लिया। x का कितना दे रखा है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% का मान कितना आएगा? 8 या 24 और 25/3, 25/3, और परसेंटेज हटेगा तो गुणा कितना, भट्टे में कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। ये बराबर दे रखा है आपके 150 के। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कटेगा आपका 8 24 25/3, ठीक है, 25 से कटेगा आपका 4 बार, और 4 तिया 12, 12 इंटू 150। यहाँ से x बार मिल जाएगा आपका 12 इंटू 150। 12 इंटू 150 कितना होता है? 1800। यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई आपको? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 1800। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख, एक फल विक्रेता ने कुल फल 100 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदा और उसे 120 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेच दिए। बताइए उसे कितने % का लाभ हुआ? तो देखिए, कोई वस्तु इसने 100 रुपये की खरीदी और 120 रुपये की बेच दी, इसका मतलब कितने रुपये का लाभ हुआ? इसे 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये पे? 100 रुपये पे। बटे में आ जाएगा 100। परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा कर देंगे, 100 से 100 खत्म, यानी कितना आ गया? 20%। यानी कितने का लाभ हुआ? इसे 20% का लाभ हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करते हैं तो नई संख्या का औसत क्या हो जाएगा? तो ये 10 संख्या का औसत कितना है? 7 है। औसत में क्या होता है, यदि जो हमारा औसत है, ठीक है, यदि हम औसत में मान लीजिए जो भी संख्या जोड़ी जाती है, जैसे 10 संख्या का औसत कितना है? 10 संख्या का औसत कितना है आपका? 7 है। ठीक है, तो औसत यदि हम प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ते हैं तो हमारे औसत में भी कितना जोड़ जाएगा? 2 जोड़ जाएगा। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में से हम 2 घटा दें तो हमें औसत में भी कितना घट जाएगा? 2 घट जाएगा। यदि हम प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करते हैं तो हमारे औसत में भी कितना गुणा हो जाएगा? 12 से गुणा हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया तो हमारा औसत भी कितना हो जाएगा? 12 से गुणा कर देंगे। तो पहला औसत 7 था तो अब कितना हो जाएगा? 7 गुणा 12 यानी कि 84। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 84, 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नोट में 3/5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक क्या है? तो देखिए, इसको हम ले सकते हैं अंडर 3/5 को ले सकते हैं। 5 में हम ऊपर नीचे गुणा कर दें, 5 से नीचे गुणा कर दिया और 5 से हमने ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर बचेगा अंडर में 15 और नीचे नीचे 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। ठीक है, अब अंडर 15 की वैल्यू कितनी होती है? तो अंडर 15 की वैल्यू होती है 3.875। 3.875 बटे में बचेगा आपका 5। तो हम 5 से भाग कर देंगे 3.875 में, तो ये आंसर आपका निकल के आएगा 0.775। अब आप सोच रहे होंगे अंडर 15 की वैल्यू तो हमें याद नहीं है, तो अंडर 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने की आपकी जो ट्रिक है वो आपकी एक अलग से वीडियो बनाई गई है, तो आप वहाँ से आके देख लीजिए। ठीक है, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा किस तरह से जो संख्याएं अपूर्ण वर्ग वाली होती हैं या पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता उनका, उनके वर्ग कैसे निकालते हैं, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.775। नेक्स्ट देखिए, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा? देखिए, इतने प्रैक्टिस सेट से मैं आपको वार्षिक उसका साधारण ब्याज क्वेश्चन कराता आया हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए 3-4 क्वेश्चन, आपको समझ में आए होंगे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अंतिम क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी 15 घंटे में 620 किलोमीटर चलती है, उसकी 4 मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? देखिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय, दूरी दे रखी है आपको कितनी? दूरी दे रखी है 1620 किलोमीटर और समय कितना दे रखा है? 15 घंटे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, एक बचेगा, एक मतलब 120 और 15 अट्ठे 120, यानी आपकी चाल आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन आपको चाल किस में चाहिए? चाल चाहिए आपको मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में क्या चेंज करते हैं? तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा, यानी 18 गुणा 5/18। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। क्या हुई है कि हमने 15 से इसको 18 बार काट दिया, जब करता कितने बार है? 108 बार करता है। जीरो लगाना भूल गए, तो कितनी बार कटेगा? 108 बार कटेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 108 आएगा। ठीक है, अब 108 को हम किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, 108 को किससे गुणा कर देंगे हम? 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 108 को 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 से कटेगा ये 6 बार और 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30, यानी इसकी मीटर पर सेकंड में चाल कितनी आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।